So student, today we will continue the physiology of your renal system. तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा एक दो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे यहाँ पर ग्लूकोज क्लियरेंस और नेक्स्ट आई हैव अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स फॉर यू दैट इज द नेफ्रॉन ट्रांसपोर्ट। इसके ऊपर हम काफी ज्यादा टाइम लगाएंगे क्योंकि बच्चों ये वाला जो आपका पेज है ना, समझ लो ये पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किडनी को समझना है ना, अगर आपने रीनल फंक्शंस को समझना है, किस तरह किडनी आपकी काम करती है, तो उसके लिए बच्चों ये हमारे पास जो नेफ्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन है ना, इसको समझना क्या है बहुत ज्यादा जरूरी है। और इंशाल्लाह मैं आपको ना इसको याद भी आज करवाऊंगा कि कहाँ पर पीसीटी के अंदर कौन से ट्रांसपोर्टर्स हैं, डीसीटी में क्या है, असेंडिंग लिम्ब में क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब में क्या है, कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर क्या होते हैं, वो सारे ट्रांसपोर्टर हम मेरे ख्याल में कोई 20-25 बनेंगे टोटल। लेकिन इंशाल्लाह उसको आज हम डिस्कस भी कर लेंगे और आपको मेमोराइज भी मैं साथ ही करवा दूंगा। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन एंड द सेक्रीशन। कि हमने सर क्या करनी है कि लेट्स सपोज अगर किसी पेशेंट के अंदर हमने ये देखना चाहते हैं कि यार इसके अंदर ना ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, या इसके अंदर क्रेटिनिन, या इसके अंदर अमाइनो एसिड्स, या इसके अंदर ग्लूकोज, किसी भी चीज की लेट्स सपोज आप रीएब्जॉर्प्शन कैलकुलेट करना चाहते हो कि आपकी किडनी उस सब्सटेंस को, जैसा कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं आपको कह देता हूँ लेट्स सपोज क्रेटिनिन है, या मैं कहता हूँ अमाइनो एसिड्स हैं, या मैं कहता हूँ ग्लूकोज, कि इनकी मैं रीएब्जॉर्प्शन देखना चाहता हूँ कि भाई किडनी इनको कितना रीएब्जॉर्ब करती है। तो बच्चों इसकी रीएब्जॉर्प्शन के लिए वी हैव अ ब्यूटीफुल फार्मूला। बच्चों यहाँ पर आपने सिर्फ 3 फार्मूलाज को याद करना है, बाकी नहीं करने, जो मैं आपको हाईलाइट करवा के दे रहा हूँ। 1, 2 एंड 3, ठीक है। ये आपने याद करने, ये वाला भी नहीं करना, इसका भी कोई फायदा नहीं, इसका भी कोई फायदा नहीं, ठीक है। क्योंकि मैंने काफी सारे एमसीक्यू सॉल्व किए हुए हैं, तो इनमें से कहीं से भी कोई डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा नहीं गया। हाँ, जो ऊपर वाले इनमें से एक दो पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ना इनका करवा देता हूँ कि किस तरह आप रीअब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन, या हमारे पास जो सोडियम की एक्सक्रीशन होती है ना, उसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये फार्मूला नंबर 1 रीअब्जॉर्प्शन का और सेक्रीशन का, ये 2 फार्मूले हमने क्या करने हैं यहाँ पर मेमोराइज करने। और तीसरा हमारे पास है सोडियम की फिल्ट्रेशन एक्सक्रीशन जो हमारे पास होती है। सबसे पहले सर रीअब्जॉर्प्शन। बच्चों देखो 3 चीजें आपने यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस करो, हमारे पास क्या होती है सर, 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर ब्लड आया, ब्लड की यहाँ से फिल्ट्रेशन हुई, यहाँ पर क्या बन गया आपका फिल्ट्रेट। पहली चीज बन गई मेरे पास फिल्ट्रेट, ठीक है। अब फिल्ट्रेट होने के बाद डॉक्टर जुबैर यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन होती है। आपकी अगर ग्लूकोज यहाँ पर आ गई है, अमाइनो एसिड्स आ गई हैं, तो उनकी हमारे क्या करेंगे यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी इनकी सबकी। अब वो जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो डिफरेंट होती है, किसी की 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, किसी की हमारे पास क्या होती है लेस रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो पहला आपके पास फिल्ट्रेट बनता है जो फिल्टर होके आता है, दूसरे नंबर पर आपके पास रीअब्जॉर्प्शन होती है, क्या होती है रीअब्जॉर्प्शन। अब उस सब्सटेंस की लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये जो रेड कलर की आ रही है ना, ये फिल्ट्रेट है इसका, इसको मैं कहता हूँ ये ग्लूकोज है, और ग्लूकोज की मैं देखना चाहता हूँ कि रीअब्जॉर्प्शन कितनी उनको होती है। तो ये ग्लूकोज आया, सबसे पहले ग्लूकोज का फिल्ट्रेट बनेगा कि मतलब फिल्ट्रेट के अंदर ग्लूकोज आई है। उसके बाद आगे ग्लूकोज की क्या होती है रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, यहाँ से ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन होगी। अब रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद हमारे पास रिमेनिंग भी तो ग्लूकोज बचेगी, वो ग्लूकोज बच्चों आपके पास कहाँ पर चली जाएगी, लेट्स सपोज आपके यूरिन के अंदर चली जाएगी। तो 3 चीजें हमारे पास बनी है, फिल्ट्रेट, रीअब्जॉर्प्शन हुई है, और रीअब्जॉर्प्शन के बाद हमारे पास क्या हुई है एक्सक्रीशन, कि वो चीज थी हमारी बॉडी से वो बाद में एक्सक्रीट हो जाती है। तो ये 3 कंपोनेंट्स का बच्चों आपको क्या पता, इन 3 कंपोनेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले फिल्ट्रेट बना, फिर मेरे पास रीअब्जॉर्प्शन हुई, और फिर रीअब्जॉर्प्शन के बाद वो जो रिमेनिंग चीज बच जाती है वो हमारे पास क्या होती है एक्सक्रीट हो जाती है। देखो लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि डॉक्टर साहब ग्लूकोज की ना 100 ml या 100 mg इसका फिल्ट्रेट बना था, फिल्टर होके ये इतनी आई है, 100 में से ये 90 क्या हो गया रीअब्जॉर्ब हो गया। अब अगर 100 में से मैं 90 निकालू तो कितना बचता है 10, तो वो 10 बच्चों इसका क्या था सर, 10 mg इज द एक्सक्रीशन ऑफ द ग्लूकोज। आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल ऑफ द ग्लूकोज टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो सर फिल्ट्रेट 100 था, 90 इसमें से रीअब्जॉर्प्शन होगी, और 10 आपके पास क्या होगी एक्सक्रीशन होगी। अब अगर आपने डॉक्टर साहब किसी भी पेशेंट की रीएब्जॉर्प्शन कैलकुलेट करनी है, आपको नहीं पता कितनी रीएब्जॉर्प्शन है, यू डोंट नो अबाउट द रीएब्जॉर्प्शन,
लेट्स सपोज आपने रीअब्जॉर्प्शन अमाइनो एसिड्स की फाइंड करनी है, तो मैं अमाइनो एसिड्स की रीअब्जॉर्प्शन बच्चों कैसे फाइंड कर सकता हूँ? आपको पता है, आपने शायद मैथ के अंदर पढ़ा होगा कि अगर मुझे दो कंपोनेंट्स की वैल्यूज दी जाए तो मैं तीसरे की फाइंड कर सकता हूँ। पढ़ा है ना मैथ के अंदर आपने ये वाला सूल, कि अगर आपको दो कंपोनेंट्स की वैल्यू दी जाए तो जो तीसरा होता है हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बात बताने का मकसद ये है बच्चों कि रीअब्जॉर्प्शन के अंदर मुझे अगर फिल्ट्रेड, मतलब ये जो चीज फिल्टर्ड हुई है वो दी जाए, और एक जो मेरे पास एक्सक्रीट हुई है अगर वो दी जाए, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? रीअब्जॉर्प्शन को निकाल सकता हूँ। आप देखो ना, ऊपर से फिल्ट्रेट आ रहे हैं ना, तो फिल्ट्रेट में से लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये 100 था फिल्ट्रेट, और मैंने एक्सक्रीशन फाइंड की तो मेरे पास वो 50 आ रही थी। तो अगर मैं 100 में से 50 को माइनस कर दूं तो कितना बचेगा बच्चों? 50। तो ये 50 कहाँ पर जाएगा सर? ये 50 उसका रीएब्जॉर्ब हो चुका होगा। तो रीएब्जॉर्प्शन को फाइंड करने का कितना आसान तरीका हमारे पास हो गया कि सर अगर मैं फिल्टर्ड में से, कि जो चीज फिल्ट्रेट होके आई है उसको मैं एक्सक्रीट में से माइनस कर दूं, यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन का फार्मूला हमारे पास क्या बन सकता है? इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। रीएब्जॉर्प्शन का क्या फार्मूला है? हमने यहाँ पर लेना कि फिल्टर, लेट्स सपोज ग्लूकोज फिल्टर्ड कितनी हुई है, मैंने एग्जांपल दी 100 mg, और उसके बाद जो एक्सक्रीट हुई थी जो आपके यूरिन के अंदर प्रेजेंट थी मैंने वो भी ले ली। लेट्स सपोज वो कितनी थी? वो 50 थी। एंड इफ आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पर मेरे पास बच्चों कितनी बनेगी? 50 पर DL, ठीक है जी, पर मिनट। तो ये हो गया आपके पास रीअब्जॉर्प्शन फाइंड करने का इजी सा तरीका। अगर आपके पास फिल्टर्ड है और अगर आपके पास एक्सक्रीशन की वैल्यू दी हुई है तो आप इजीली क्या कर सकते हो? रीअब्जॉर्प्शन को निकाल सकते हैं। अब आते हैं बच्चों सेक्रीशन रेट, कि कितना हमारे पास क्या हुआ है? सेक्रीट हुआ। आपको पता है ना सेक्रीट तो कहाँ से होता है? अगर हम यहाँ पर बूमेन कैप्सूल ड्रॉ करें, क्योंकि कल हमने बूमेन्स के अंदर नेफ्रॉन के अंदर दो चीजें देखी थी, एक रीअब्जॉर्प्शन, लेट्स सपोज यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, और उसके बाद हमने कहा था कि सर हमारे पास सेक्रीशन भी होती है। आपकी ये जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज क्या करती हैं? कंपोनेंट्स, डिफरेंट सब्सटेंसेस को ये सेक्रीट भी करती हैं। क्या करती हैं? ये सेक्रीट भी करती हैं। तो बच्चों लेट्स सपोज अगर मैंने सेक्रीशन देखनी है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की देखनी है आपने, या आपने ग्लूकोज की देखनी है, या अमाइनो एसिड्स की देखनी है, किसी भी कंपोनेंट्स की, अगर आप ये देखना चाहते हो कि आपकी नेफ्रॉन के अंदर वो सेक्रेट कितनी हुई है, मतलब इतना उसका फिल्ट्रेट था, फिल्ट्रेट के बाद कितना सेक्रेट होके उसके यूरिन के अंदर उस सब्सटेंस की अमाउंट ऐड हुई है, मैं वो निकालना चाहता हूँ। तो बच्चों उसको निकालने का सिंपल सा तरीका है कि हमारे पास एक्सक्रीशन कितनी है, और उसके अलावा आपके पास फिल्टर्ड कितनी हो क्या ये चीज, फिल्टर्ड ऊपर से कितनी हो क्या ये, लेट्स सपोज हम कहता हूँ कि यार फिल्टर हो क्या आई थी वो 70 70 mg हमारे पास सब्सटेंस क्या थी? फिल्टर हो क्या ये, एफ लिख देता हूँ। उसके बाद जब मैंने सेक्रीशन मतलब कि एक्सक्रीशन देखी ना, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाकर मैंने यूरिन लिया, उस यूरिन के अंदर मैंने उसकी वैल्यू देखी तो वो मेरे पास हो गई थी 100। एंड नाउ यू विल बी सरप्राइज कि सर ऊपर तो फिल्टर जो थी वो तो 70 थी, अब 70 जो, लेकिन मैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो उसकी अमाउंट देख रहा हूँ वो 100 हो गई है। तो ये इंक्रीज कैसे होगी बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो 70 mg ऊपर से फिल्टर्ड होके आई है ना, ये तो आपकी नेफ्रॉन के अंदर आ रही है, लेकिन ये सेम ग्लूकोज है या ये सेम कंपोनेंट है वो आपके पास सेक्रेट भी होता है। आपकी जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज क्या करेंगे? इसको सेक्रेट करेंगे आपके इस ल्यूमन के अंदर। तो जब ल्यूमन से आपके पास 30 mg ग्लूकोज इसके अंदर और ऐड हो जाएगी, तो इसी वजह से हमें एक्सक्रीशन के अंदर ये क्या मिलती है? 100 मतलब mg वो वैल्यू मिल रही थी। तो अगर फिल्ट्रेट कम है और यूरिन यूरिन के अंदर उसकी अमाउंट ज्यादा हो रही है, इसका मतलब कि भाई सक्रीशन हो रही है उस चीज की। जैसे कि अगर आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे, आपके हाइड्रोजन आयंस की सक्रीशन होती है, आपके फॉस्फेट की सक्रीशन होती है, आपके पोटाशियम की मतलब सक्रीशन होती है। तो उनके हम कैसे निकाल सकते हैं सक्रीशन को? फिल्ट्रेट आपने अमाउंट लेनी है और एक्सक्रीटरी अमाउंट लेनी है, और उन दोनों को दोबारा फिर क्या करना है? माइनस करना है, और उनको माइनस करके हम क्या कर सकते हैं? सेक्रेटेड रेट को निकाल सकते हैं। सिंपल सा फार्मूला। आगे बच्चों के सर अगर मैंने फ्रैक्शन एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम निकालना है, FeNA पॉजिटिव निकालना है, ठीक है, तो उसको निकालने का सिंपल सा तरीका है, जो सोडियम आपके पास एक्सक्रीट है वो लो, और जो आपके पास फिल्टर्ड हो क्या ये दोनों को आपस में माइनस कर दो। इससे आपके पास जो यूरिन के अंदर सोडियम प्रेजेंट है वो आपको उसकी अमाउंट क्या है इजीली पता चल जाएगी। एक्सक्रीटेड कितनी है, फिल्टर्ड कितनी है, दोनों को माइनस करो और सोलो दोनों को डिवाइड करो,
हमारे पास इनकी फिल्टर्ड इजेक्शन ऑफ सोडियम आपके पास इजीली आ जाएगी, ठीक है। तो ये फार्मूलेज आपने 2-3 याद रख लेने। रीअब्जॉर्प्शन सेक्रेशन वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें आई गेस यूवर्ड का एक दो एमसीक्यूज आया हुआ। इसके अलावा मेरे ख्याल में एनआर के किसी भी एमसीक्यूज के अंदर ना ये वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया गया। अब आते हैं आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, ग्लूकोज क्लियरेंस। आज इस ग्लूकोज की ना आपने एक एक बात क्लियर कर लेनी है रिलेटेड विद द किडनी। ग्लूकोज क्लियरेंस कि हमारी जो किडनी है, किडनी आपकी ग्लूकोज को किस तरह क्लियर करती है, किस तरह रीअब्सॉर्ब करती है, किस तरह जो मतलब के डिफरेंट ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ग्लूकोज के नेफ्रॉन या किडनी के अंदर वो हमारे पास फंक्शन करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और है भी बड़ा मजे का। इंशाल्लाह आज आपको ना इसकी भी काफी सारी चीजें पता चल देंगी। तो सबसे पहले मैं आता हूँ आपको जरा सिंपल आपका कॉन्सेप्ट बनाता हूँ। उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी दोबारा किडनी को बनाने की। ये आपकी ब्यूटीफुल ग्लोमेरुलस, on the other hand we have the Bowman's capsule। अच्छा, जैसे मैं ड्रा कर रहा हूँ ना, एक्चुअली भी इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो इस तरह का नहीं होता। ये ना टिल्ड करके इसकी जो नेफ्रॉन होता है वो बना होता है। मैं किसी दिन जो ओरिजिनल शेप आपकी किडनी के अंदर नेफ्रॉन की प्रेजेंट होती है ना वो भी ड्रा करूंगा। यहाँ पर मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, तो ये सिर्फ ना समझने के लिए हम इसकी जो स्ट्रक्चर होता है ना वो इस तरह ड्रा कर लेते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका इस तरह का नहीं होता, ताकि इससे ना हमें इजीली समझ आ जाती है। तो बच्चे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्या है सर? ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, एफरेंट आर्ट्रियोल। ये मेरे पास इफरेंट आर्ट्रियोल है। उसके बाद सर ये बुमेन्स कैप्सूल है। देन वी हैव द पीसीटी, देन वी हैव द लूप ऑफ हैंडले, लूप ऑफ हैंडले। फिर लूप ऑफ हैंडले की लिम्स हैं। कौन कौन सी लिम्ब है इसकी? एक हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब होती है लूप ऑफ हैंडले की, एक इसकी क्या होती है असेंडिंग लिम्ब होती है। Then we have the DC, distal convoluted tubule, and then we have the collecting ducts। अब बच्चों हमने सारी बातें करनी है ग्लूकोज से रिलेटेड कि सर नॉर्मली हमारे पास जो यूरन होता है, यूरन के अंदर ग्लूकोज नहीं आती, लेकिन कुछ लोगों के अंदर जो यूरन के अंदर ग्लूकोज आती भी है, जिसको हम ग्लूकोज यूरिया भी कहते हैं। तो सर ऐसी कौन सी ग्लूकोज की रेंज हो जाएगी जहां पर जाकर जो आपकी ग्लूकोज है वो यूरन के अंदर आना शुरू हो जाएगी, जो हमारे पास एक साइन भी होता है कि उस पेशेंट के अंदर डायबिटीज मेलाइटिस हो जाएगी, क्योंकि डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर जो ग्लूकोज की अमाउंट है ना वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब देखो बच्चों, आपका ये जो पीसीटी है ना इसके ऊपर यहाँ पर होते हैं एपिथेलियल सेल्स, ये यहाँ पर सेल भी होते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि जितनी भी चीजें फिल्टर्ड होकर आती हैं वो सारी उनमें से मैक्सिमम चीजें रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, और वो रीअब्जॉर्ब होकर क्या करती हैं आपके यूरिन को कंसंट्रेटेड कर देती हैं। देखो लेट्स सपोज अगर यहाँ से कुछ चीज फिल्टर्ड होके आई है, जो कि जिसको हम वैसे तो यूरिन ही डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पर फिल्टर होके आई है, अगर आपकी इस फिल्टर चीज में से सब्सटेंसेस या कंपोनेंट्स या इलेक्ट्रोलाइट्स या प्रोटीन्स या मतलब के डिफरेंट कंपोनेंट्स अगर रीअब्सॉर्ब ना हो तो आपका यूरिन कंसंट्रेटेड कभी भी नहीं होगा, आपका यूरिन डाइल्यूट होगा। क्योंकि आपका जो यूरिन बच्चों कंसंट्रेटेड बनता है ना, येलोइश कलर का वो जो कंसंट्रेटेड यूरिन बनता है वो जब रीअब्सॉर्प्शन होती है नेफ्रॉन से उसके बाद बनता है। इसलिए आगे जाके हम देखेंगे कि जब आपको लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाए, जब आपको हाइपरकैल्सीमिया हो जाए, जब आपको फैनकोनी सिंड्रोम हो जाए, जब आपको मतलब आरटीए डिजीजेज हो जाए, तो वहां पर रीअब्जॉर्प्शन रुक जाती है, पेशेंट के अंदर डाइल्यूटेड यूरिन होना शुरू हो जाता है। तो सर ये जो हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन होती है, तो ये रीअब्जॉर्प्शन एक्चुअली में कहाँ से होती है? तो बच्चों ये जो आपके पास है पीसीटी है ना, इसके अंदर ये सेल्स हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं एपिथेलियल सेल्स। ये एक हमारे पास सेल्स होते हैं। दूसरे नंबर देन वी हैव द इंटरस्टिशियल स्पेस, तो यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस आ गई। और इंटरस्टिशियल स्पेस के बाद बच्चों यहाँ पर आपकी पड़ी होती है कैपिलरीज, क्योंकि हमने रीअब्सॉर्ब करके चीजों को कहाँ पर फेंकना है आपकी ब्यूटीफुल किडनीज, इनके अंदर कैपिलरीज के अंदर ब्लड सर्कुलेशन के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट्स को और सब्सटेंसेस को फेंकेंगे। तो बच्चों सबसे पहले सेल हो गया, सेल के बाद इंटरस्टिशियल स्पेस होगी, इंटरस्टिशियल स्पेस के बाद हमारे पास क्या होती है कैपिलरीज। और जो चीज आप रीअब्सॉर्ब करती है वो 3 जगहों से गुजरती है इस तरह, आपके इन सेल से, इंटरस्टिशियल स्पेस से, एंड देन द थ्रू द वॉल ऑफ द कैपिलरीज, फिर जाके उस चीज की क्या होती है रीअब्सॉर्प्शन होती है।
अगर मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं इसको, जो ऊपर मैंने स्ट्रक्चर बनाया ना, लेट्स सपोज ये आपका है सेल, लेकिन बच्चों ये सेल आपकी नेफ्रॉन के अंदर प्रेजेंट है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो कंफ्यूज कर देते हैं कि ये पता नहीं सेल ना इंटरस्टिशियल स्पेस का, नहीं बच्चों, ये आपकी जो नेफ्रॉन है ना, ये नेफ्रॉन का सेल होता है यहाँ पर, ये नेफ्रॉन का सेल हो गया। उसके बाद इंटरस्टिशियल स्पेस है ये सेल। इंटरस्टिशियल स्पेस के बाद यहाँ पर क्या होती है, आपकी कैपिलरीज है, जहां पर सब्सटेंस ने क्या होता है, पॉजिटिव रीअब्सॉर्ब होके जाना। देखो लेट्स सपोज हमारा, और ये सारा ल्यूमन है, ये आपकी पूरी क्या है सर, ये सारी नेफ्रॉन है, और ये नेफ्रॉन का ल्यूमन। ठीक, मैं इसको यहाँ तक कर देता हूँ। अब ये ऊपर से बच्चों आ रहा है आपका फिल्ट्रेट, मतलब ऊपर से फिल्टर हुआ, और फिल्टर होने के बाद यहाँ पर हमारे पास यूरन आ रहा है, लेकिन ये यूरन को हमने कंसंट्रेटेड करना है, मतलब इनमें से ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबको रीअब्सॉर्ब करवाना है। अब बच्चों इनकी जो रीअब्सॉर्प्शन होती है वो इतनी सिंपल नहीं होती। सबसे पहले तो इनकी रीअब्सॉर्प्शन के लिए आपको जो 3 गेटवेज हैं वो क्रॉस करने पड़ते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये हमारे पास सेल्स हैं, एंड देन द वॉल ऑफ द कैपिलरीज। जब ये सारा कुछ क्रॉस होगा, फिर आपके पास प्रॉपर उस सब्सटेंस की क्या होती है, रीअब्सॉर्प्शन होती है। लेकिन सर सबसे पहला जो हमारे पास चैलेंज है, वो चैलेंज ये है कि जो ल्यूमन के अंदर सब्सटेंस पड़ी है, वो मेरे इस सेल के अंदर कैसे आएगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ द फिल्टर्ड substances comes inside of this cell, इस सेल के अंदर कैसे आएंगी, क्योंकि जब अगर मेरे पास नेफ्रॉन के अपने सेल के अंदर आ जाएगी ना, तो फिर आगे मसला ज्यादा नहीं होता, क्योंकि जो जो इसकी बेजोलेटरल साइड है, ये जो ऑपोजिट साइड है, इसकी लेटरल साइड है, यहाँ से तो मतलब कि समझ लो कि इजीली चीजें क्या होती है, मूवेबल होती है, इजीली डिफ्यूज कर सकती हैं यहाँ पर। लेकिन मैंने इसे सेल के अंदर लेके आनी है आपकी ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, कैल्शियम, वट एवर द सब्सटेंस, इवन दो सोडियम। तो अगर बच्चों इस ग्लूकोज को मैंने सेल के अंदर लेके आना है, सर इसका मतलब ये है कि आई नीड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टर्स, आई नीड डिफरेंट पंप्स, आई नीड डिफरेंट चैनल्स that will help me to take glucose inside the cell। ठीक है, तो सर जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाने के लिए हम ट्रांसपोर्टर इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह के हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं आपकी नेफ्रॉन्स के अंदर। अगर मैं एक ड्रा कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि वो एक ही होता है बच्चों, वहां पर थाउजेंड्स ऑफ वैसे ही ट्रांसपोर्टर जहाँ चैनल्स होते हैं। तो अगर बच्चों ग्लूकोज को सेल के अंदर आपने लेके जाना, क्योंकि वी डोंट वांट दैट ग्लूकोज कम्स इनटू द यूरिन, क्योंकि अगर वो यूरिन के अंदर आ गई तो पॉलीयूरिया हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटिस की सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए जो फिल्टर होके ग्लूकोज आ गया है, मैंने इस ग्लूकोज को क्या करना है बच्चों, सेल के अंदर लेके जाना है। और जब मैं इसको सेल के अंदर लेके जाऊंगा, मुझे उसके लिए ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ेगी। बच्चों जो ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाने के लिए हम ट्रांसपोर्टर इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड द SGLT2, सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर, SGLT2, सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर 2। ट्रांसपोर्टर 1 कहां पर होता है जी, SGLT1 कहां पर होता है जी स्टूडेंट्स, SGLT1 कहां पर होता है, नो मैन हैज द आइडिया। यार SGLT1 आपकी इंटेस्टाइन के अंदर होती है, SGLT1 आपकी इंटेस्टाइन के अंदर होती है, समझ रहे। तो SGLT2 कहां पर होते हैं बच्चों, आपकी PCD के अंदर होते हैं। ये क्या करेंगे, ये ग्लूकोज को भी इसके ऊपर यहाँ पर लगाएंगे, और ये साथ सोडियम को भी लगाएंगे, और दोनों को पकड़ के आपके सेल के अंदर ले जाएंगे यहाँ पर। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर भी कहा जाता है, और इसको को ट्रांसपोर्टर भी कहा जाता है। को ट्रांसपोर्टर के मतलब ये दो चीजों को एक ही डायरेक्शन के अंदर क्या करवाता है बच्चों, मूव करवाता होता है। इसलिए क्या कहा जाता है, SGLT2 को ट्रांसपोर्टर भी कहा जाता है। दो तरह के हमारे पास ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, को ट्रांसपोर्टर एंड द काउंटर ट्रांसपोर्टर्स, एंड इवन दो वी हैव द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टर्स एज वेल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं को ट्रांसपोर्टर और काउंटर। को का मतलब होता है दोनों चीजों को एक ही साइड की तरफ लेके जाते हैं, जैसे ग्लूकोज को भी सेल के अंदर लेके जा रहा है और सोडियम को भी सेल के अंदर लेके जा रहा है। लेकिन जो काउंटर होते हैं ना, वो एक दूसरे के ऑपोजिट फंक्शन करते हैं, मतलब वो ग्लूकोज को लेफ्ट को सेल के अंदर लेके जाएंगे, लेकिन सोडियम को सेल से बाहर फेंकेंगे। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द काउंटर ट्रांसपोर्टर।
अब देखो बच्चों, ग्लूकोज और सोडियम को हमने सेल के अंदर लेके गए, उसके लिए हमें HCl2 की जरूरत पड़ी है। अब ग्लूकोज और सोडियम आपके सेल के अंदर आ गई। जब सेल के अंदर इनकी अमाउंट इंक्रीज होती है ना, तो आपको पता है कि ये हमारे पास इजीली इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर क्या हो जाती है, मूव हो जाती है। यहाँ पर दे कैन इजीली मूव्स इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस, क्योंकि जब यहाँ पर इनकी अमाउंट इंक्रीज होगी तो आपको पता है कि सोल्यूट्स क्या करते हैं या सॉल्वेंट्स क्या करते हैं, दे स्टार्टेड टू मूव फ्रॉम हायर ग्रेडियंट टू द लोअर ग्रेडियंट। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में ग्लूकोज कम होगी, यहाँ पर सेल के अंदर ज्यादा होगी, तो हमारे पास यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस में ज्यादा ग्लूकोज आएगी। और जब इंटरस्टिशियल स्पेस में ज्यादा ग्लूकोज आएगी तो बच्चों यहाँ से आपकी जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज के अंदर भी ग्लूकोज क्या होती है, फ्रीली मूवेबल होती है। तो यहाँ पर आपकी कैपिलरीज के अंदर ये ग्लूकोज क्या करेगी, इजीली आ जाएगी। अब इसके मैं ट्रांसपोर्टर आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपने क्या रखना है, यहाँ पर इनको याद रखना, दे कैन इजीली क्रॉस द इंटरस्टिशियल एंड द कैपिलरीज। और वही ग्लूकोज जो आपने यहाँ से रीअब्सॉर्ब की थी, वो अब आपकी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आ चुकी है। अब बात जो हमने डिस्कस करनी है बच्चों, वो ये है कि बच्चों जो आपकी यूरिन के अंदर ग्लूकोज आती है वो 100% रीअब्सॉर्ब होती है। जितनी भी ग्लूकोज ऊपर से फिल्टर होकर आई है ना, ये सारी ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब होगी। यूरिन के अंदर एक मालिक्यूल भी ग्लूकोज का नॉर्मली नहीं जाता। तो सर नॉर्मल रेंज इसकी क्या है ग्लूकोज की, अगर वो वाली रेंज मेंटेन होगी तो हमारे पास जो ग्लूकोज है ना उसकी 100% रीअब्सॉर्प्शन होती रहेगी। बच्चों देखो, अगर आपकी ग्लूकोज की रेंज 80 to 120 रहती है, जो कि नॉर्मल रेंज होती है, अगर मेरी ग्लूकोज नॉर्मल है ना, तो इसकी 100% ट्रांसपोर्ट मतलब कि रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगी ग्लूकोज की। लेकिन अगर मेरी ग्लूकोज क्या है, इंक्रीज होती रहती है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 140 होगी, 160 होगी, 180 होगी, 200 होगी, ठीक है। अगर आपकी ग्लूकोज की अमाउंट इंक्रीज होती रहे, मतलब पेशेंट अब डायबिटिक हो रहा है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के अंदर ग्लूकोज की जो रेंज है ना वो इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। बच्चों जब आपके पास ग्लूकोज इंक्रीज होती है ना, तो ये जो ये ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ना, ये भी फिर आपको लिफ्ट कम करवाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं यार ग्लूकोज तेरी मेहरबानी, मैं सिर्फ 120 की रेंज तक आपको रीअब्सॉर्ब कर लेता हूँ, तेरी मेहरबानी इससे ज्यादा मैं इसको रीअब्सॉर्ब नहीं कर सकता। तो बच्चों अगर ग्लूकोज नॉर्मल आपकी ब्लड सर्कुलेशन में, तो 100% रीअब्सॉर्प्शन होगी। लेकिन अगर आपकी ग्लूकोज अब इंक्रीज होना शुरू हो जाए, लेट्स सपोज आपकी ग्लूकोज है, मैंने मेजर की है, तो आपकी ग्लूकोज कहां तक पहुंच गई है, 200 तक पहुंच चुकी है। तो बच्चों जब ग्लूकोज की अमाउंट 200 तक पहुंच जाती है, इसका क्या मतलब है कि सर यहाँ पर फिल्ट्रेट के अंदर बहुत ज्यादा ग्लूकोज है। जब फिल्ट्रेट के अंदर बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, तो वो सारी ग्लूकोज जो जो आपके को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ये रीएब्सॉर्ब नहीं करते। जैसे ही आपकी रेंज ये 200 को क्रॉस करती है ना, तो ये बेचारे सैचुरेट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने तो कहा था कि सर वी जस्ट पिक द 120 मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द कोर ट्रांसपोर्टर, हम सिर्फ इतने मॉलिक्यूल लेके जा सकते हैं। अगर आपकी ये रेंज 200 तक पहुंच गई है, तो अब ये आपके पास बच्चों सैचुरेट होना शुरू हो जाएंगे, ये कोर ट्रांसपोर्टर काम करना नहीं, मतलब ये इनका जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसकी मैं आपको अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि यार अगर मेरे पास एक लेबर है ना, वो उसने ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर तक क्या है, ब्रिक्स लेके जानी है। अब वो नॉर्मली कितनी ब्रिक्स लेके जाता था, 10, मतलब 10 ब्रिक्स को वो इजीली कैरी कर सकता था, और ग्राउंड फ्लोर से वो 5th फ्लोर तक ले जाता था। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ ब्रिक्स को क्या करते हो, इंक्रीज कर देते हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 15 कर देता हूँ मैं उसकी, अब वो 15 बेचारा ले तो जाएगा, लेकिन क्या है, क्या वो उतनी एफिशिएंटली उनको लेके जाएगा जितनी वो 10 को लेके जा सकता, सर नहीं। वो बहुत स्लोली, जो हमारे पास 15 ब्रिक्स होंगी उनको आपके 5th फ्लोर तक लेके जाएगा। तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, है कम होगी है, जैसे आपने नंबर ऑफ ब्रिक्स इंक्रीज किया। अब मैं 15 की बजाय क्या कर देता हूँ, मैं 20 कर देता हूँ। अब 20 के ऊपर क्या होगा, वो बेचारा जा रहा है 3rd फ्लोर के ऊपर जाके वो बेचारा, उसको सिंकोप हुआ, वो गिर जाता है। तो मतलब ये हुआ कि सर अगर ग्लूकोज को मैं 200 से ज्यादा क्रॉस करूंगा, तो मेरे पास जो ट्रांसपोर्टर है वो किसी हद तक कोशिश करते हैं कि मैं ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब कर सकूं, लेकिन वो प्रॉपरली उसको रीअब्सॉर्ब नहीं कर सकते। तो आफ्टर 200, जैसे आपकी 200 तक रेंज पहुंचती है, तो जो ग्लूकोज है, अब ये आपके यूरिन के अंदर ना इसके मॉलिक्यूल्स आना शुरू हो जाएंगे। 200 ग्लूकोज आपके पास इंक्रीज हुई, तो अब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पास यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। लेट्स सपोज एक मॉलिक्यूल आया, 2 मॉलिक्यूल आए, 3 मॉलिक्यूल आए, लेकिन अब आपके पास 200 की जैसे रेंज इंक्रीज होगी ना, तो आपके ये जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ना, ये सैचुरेट होना शुरू हो जाते हैं।
200 के बाद ये रीअब्जॉर्प्शन इनकी कम कर देते हैं, इसी वजह से ग्लूकोज आपके यूरिन में जाना शुरू हो जाती है। सैचुरेशन स्टार्ट बच्चों कहां से होगी? आपके ट्रांसपोर्टर की 200 से। काइंडली याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। थ्रेशोल्ड या जो सैचुरेशन है वो कहां से स्टार्ट होगी? 200 से, और 355 से लेकर 375 तक जब इतनी रेंज आपकी ग्लूकोज की होती है बच्चों, तो ये जो जितने भी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं दे आर कंप्लीटली सैचुरेटेड, ये कंप्लीटली सैचुरेट हो जाते हैं। फिर जैसे आपकी ग्लूकोज, मतलब कि मैं कहता हूं कि 375, अब एक बंदा है उसको डीके हुआ है, 375 से ऊपर उसकी ग्लूकोज की अमाउंट चली गई है। अब आपका एक भी जो जहां पर ट्रांसपोर्टर है ना वो फ्री अवेलेबल नहीं होगा, वो बेचारे सारे क्या हो चुके होंगे? सैचुरेट हो चुके हैं, सबके साथ ग्लूकोज लग चुकी होगी। अब वो जो 370 से ऊपर जितनी भी ग्लूकोज होगी वो इसको रीएब्जॉर्ब नहीं करेंगे, सारी ग्लूकोज आपके यूरिन के अंदर आ जाएगी। तो 375 के बाद बच्चों जो सैचुरेशन है वो 100% हो जाती है। अब मजीद एक भी ग्लूकोज का मालिक्यूल क्या होगा? रीएब्जॉर्ब नहीं होगा। जैसे मैं कहता हूँ वही बेचारा जो लेबर है, अगर मैं उसके ऊपर 50 ब्रिक्स को डाल देता हूँ तो क्या वो एक भी फ्लोर क्रॉस करेगा या वो एक भी स्टेयर का स्टेप क्रॉस करेगा? सर नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उसके ऊपर बोझ ही बहुत ज्यादा डाल दिया। इसी तरह जब ग्लूकोज आपके पास 375 तक जाती है तो मजीद रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, सारी ग्लूकोज आपके यूरिन में आना शुरू हो जाती है। तो अगर 120 है तो सर रीअब्जॉर्बेबल है, अगर 200 है तो अब इसकी रीअब्जॉर्प्शन कम होना शुरू हो जाएगी, और अगर ये मेरे पास 375 तक जाती है तो क्या होगा बच्चों? रीअब्जॉर्प्शन इसकी रुक जाएगी, 100% यहाँ पर सैचुरेशन हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट, ये 3 एमसीक्यूज हैं बच्चों, ये आपने क्या रखने यहाँ पर? याद रखने हैं। ठीक है, अब आते हैं ऊपर कि सर यहाँ पर उन्होंने हमें क्या कॉन्सेप्ट बताया ग्लूकोज क्लियरेंस के अंदर। सर ग्लूकोज एट, समझ आ गई ना आपको कंसेप्ट? 120 सर 100% रीअब्जॉर्प्शन, 200 रीअब्जॉर्प्शन स्टार्टेड टू डिक्रीज, एंड एज इट क्रॉस द 375 अब मजीद रीअब्जॉर्प्शन हमारे पास नहीं होती, सारे आपके पास क्या हो चुके हैं? सैचुरेट हो चुके होते हैं। ग्लूकोज एट, अब यहाँ पर रीड कर लेते हैं। ग्लूकोज एट अ नॉर्मल प्लाज्मा लेवल, जिसकी वो रेंज क्या बता रहा है? 60 टू 120। ठीक है, आप इसको 80 टू 120 भी लिख सकते हो। 60 टू 120 mg पर dl। अब आप कहेंगे सर व्हाई यू आर सो मैसी अबाउट द यूनिट्स? क्योंकि बच्चों आपने यूनिट्स के अंदर यूएसएमडी वाले फंसा लेते हैं, वो यूनिट्स बाजू का चेंज कर लेते हैं। तो आपने ना एक दफा यूनिट्स के अंदर थोड़ा सा ना आपने गौर कर लेना कि यार इसने एमजी पर डीएलए लिखा हुआ है, एमजी पर लीटर लिखा हुआ है, एमजी पर लीटर पर मिनट तो नहीं लिखा हुआ। तो जो नॉर्मल रेंज है ना, इसमें आपको कहता हूँ जब भी आपने कोई भी रेंज वैल्यू आप प्रोनाउंस करते हैं तो आप ऐसे किया करो 60 टू 120 mg पर डीएल, क्योंकि ये मेरे पास क्या इंटरनेशनल रेशियो, इंटरनेशनल यूनिट है। अगर इसका माइनर यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो उसके हिसाब से इसकी रेंज जो होगी वो चेंज हो जाएगी हमारे पास। अभी मैं शायद 3-4 दिन पहले इस तरह का बड़ा कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज था, तो वो अभी एट दी एंड जाके पता चला कि उसकी उन्होंने यूनिट्स मतलब चेंज किए हुए थे, इस वजह से उसकी समझ नहीं आ रही थी। तो उसके बाद मुझे थोड़ी सी नसीहत होगी कि भाई मैंने यूनिट्स को भी अच्छे से देखना है। तो बच्चों 60 टू 120 तक क्या होती है सर? कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब इन द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बच्चों पीसीटी के अंदर जो मैंने ये नीचे क्या ड्रा किया हुआ है, आपका पीसीटी ड्रा किया हुआ है, तो काइंडली याद रखिएगा ग्लूकोज की 100% रीअब्सॉर्प्शन थ्रू द SGLT2 ट्रांसपोर्टर कहां से होती है? प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। किसकी मदद से सर? को ट्रांसपोर्टर। कौन सा जी? सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, जो मैंने आपको नाम भी लिखवाया SGLT2, सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर है इसका नाम पर। ठीक है, आगे आते हैं बच्चों अडल्ट्स के अंदर। सर क्या इसकी वेरिएशंस आते हैं, जो मैंने आपको अभी वेरिएशंस की बता दी। इन अडल्ट्स एट अ प्लाज्मा ग्लूकोज ऑफ द 200 ग्लूकोज यूरिया बिगन्स। एमसीक्यूज उठा लो। जैसे मैंने बताया था ना कि जैसे बच्चों ये 200 क्रॉस होता है तो हमारे पास क्या होता है 200 के ऊपर? अब मजीद जो हमारे पास ट्रांसपोर्टर है ना वो सैचुरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो अब 1 मालिक्यूल, 2 मालिक्यूल, 3 मालिक्यूल, जैसे 200 से ऊपर जाएगी ना ग्लूकोज की अमाउंट, तो आपके पास जो ग्लूकोज यूरिया है ना ये उतना ज्यादा सीवियर होता जाएगा। पहला एमसीक्यूज ये है कि हमारे पास 100% रीअब्सॉर्प्शन कितनी वैल्यू के ऊपर होती है? 100 टू 120। ग्लूकोज यूरिया बिगन्स कब होता है जी? एज इट क्रॉस द 200 mg पर डीएल। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर आपने थोड़ा सी अच्छी मतलब अटेंशन से आपने इनको करना है। आगे जी थ्रेशोल्ड, वही ना बच्चों, थ्रेशोल्ड क्या मतलब यहाँ पर कि ग्लूकोज यूरिया का जो थ्रेशोल्ड है, ग्लूकोज यूरिया मतलब स्टार्ट कब हो रहा है सर? एज इट क्रॉस द 200 वैल्यूज एट रेट ऑफ द 375 mg पर मिनट, all transporters are fully
सैचुरेटेड। कि सर जैसे ये रेंज मेरे पास 375 देख लो mg पर मिनट के, 1 मिनट के अंदर अगर मेरे पास इतनी ज्यादा ग्लूकोज आ जाए, जो आपके पास जो पेशेंट्स होते हैं ना डीके के पेशेंट हो गया, या जो एचएचएस के पेशेंट्स होते हैं, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक जो स्टेट होती है, ठीक है, जो आपके पास टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस वाले जो पेशेंट्स जिनके अंदर हमें नजर आती है। डीके के आपको टाइप 1 में नजर आता है, और जो एचएचएस होती है वो आपको टाइप 2 के अंदर नजर आता है। अगर आपने लिखना है यहाँ पे लिख लो, ठीक है, जो कि सबसे कॉमन है आजकल। ये डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 में आपको नजर आता है, और ये आपको डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 के अंदर नजर आता है, ठीक है। तो जैसे बच्चों 375 तक इसकी रेंज आती है, तो ऑल ट्रांसपोर्टर्स आर फुली सैचुरेटेड। सर 100% सैचुरेशन यहाँ पर लिख लेना, जैसे मैंने आपको नीचे भी पढ़ाया था। यहाँ पर 375 के ऊपर 100% सैचुरेशन है। अब एक भी ग्लूकोज का मालिक्यूल रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि सारे बेचारे जो है वो सैचुरेट हो चुके हैं, वो फिल्ड हो चुके हैं आपके ग्लूकोज से। आगे बात करते हैं बच्चों प्रेगनेंसी से रिलेटेड। समझ आ गई है ना? नॉर्मल ग्लूकोज है 100% रीअब्सॉर्ब, नो ग्लूकोज यूरिया। 200 क्रॉस है, ग्लूकोज बिगन्स, ग्लूकोज यूरिया बिगन्स। 375 पर 375 क्रॉस कर गया, या इवन तो 350 भी क्रॉस करता है ना, जैसे आपके पास इसकी रेंज, तो 100% सैचुरेशन हो जाती है, मजीद रीअब्सॉर्प्शन ग्लूकोज की नहीं होती। आगे बच्चों आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज द गेस्टेशनल डायबिटीज से रिलेटेड है ये। वैसे तो इसको हमने डिस्कस करना ऑप्स के अंदर जाकर, तो लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ना इसका आइडिया होना चाहिए कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती है ना, उनको ग्लूकोज यूरिया होता है। प्रेग्नेंट फीमेल्स को बच्चों क्या होता है? ग्लूकोज यूरिया होता है। अब इसका ये मतलब नहीं होता बच्चों कि उनको डायबिटीज मेलाइटस है। वो गेस्टेशनल पीरियड होता है, वो टेम्परेरीली उन फीमेल्स के अंदर आता है। उसका मैं अभी आपको रीजन भी बताता हूँ कि फीमेल्स के अंदर ना ग्लूकोज यूरिया नॉर्मली हमें क्यों नजर आता है। तो इसलिए अगर आप कभी यूरिनालाइसिस कराओ ना प्रेग्नेंट फीमेल्स की, और उसके अंदर अगर आपको ग्लूकोज यूरिया मिलता है, तो वो जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती है ना, उनके अंदर वो नॉर्मल होता है। हाँ, ये नहीं है कि उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, कुछ मालिक्यूल जो ग्लूकोज यूरिया के होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी बच्चों इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज जीएफआर। आपको पता है ना कि सर प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है? ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है। प्रेगनेंसी में ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अगर बच्चों आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो आपका रीनल ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होगा। अगर आपका रीनल ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होगा, तो हमारे पास जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है वो भी बढ़ेगा। रीनल प्लाज्मा फ्लो और रीनल ब्लड फ्लो के अंदर अगर आपने डिफरेंस देखना है ना, वैसे तो बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस हम मतलब किडनी से रिलेटेड इनको करते होते हैं ना, तो अगर मैं आपके ब्लड में से हिमेटोक्रिट को निकाल दूं और वेस्ट प्रोडक्ट्स को ऐड किया जाए, तो उसको हम रीनल प्लाज्मा कहते हैं। जैसे हमने फार्मूला भी देखा था कि 1 माइनस हेमेटोक्रिट, अगर हेमेटोक्रिट को ब्लड में से निकाल दिया जाए तो आपके पास रीनल प्लाज्मा फ्लो आ जाता है, और अगर आप प्लाज्मा में रेड ब्लड सेल्स को ऐड करो तो वो रीनल ब्लड फ्लो बन जाता है। ठीक है, जिसका डिफरेंस बताया जाता है, लेकिन कोई मेजर डिफरेंस इनके अंदर नहीं होता। तो बच्चों अगर आपके पास ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज है, रेड ब्लड जो रीनल ब्लड का फ्लो है या रीनल जो प्लाज्मा फ्लो है, ये भी आपके पास बढ़ेगा। और अगर किडनी की तरफ ज्यादा ब्लड जाएगा, तो जाहिर बात है कि सर वहां पर फिल्ट्रेशन भी ज्यादा होगी, और आपका जो जीएफआर है, जो कि फीमेल्स के अंदर, हमारे प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर इंक्रीज है, वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है। और वो क्यों जीएफआर इंक्रीज हो रहा है? वो मतलब कि हाइपर फिल्ट्रेशन नहीं है, जैसे डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट के अंदर होती है। आपको पता है जो पेशेंट्स होते हैं ना डायबिटीज मेलाइटिस वाले, जिनके अंदर डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है, उनका रीजन भी हाइपर फिल्ट्रेशन होती है। लेकिन यहाँ पर जो प्रेग्नेंट फीमेल है, अब इसको डायबिटीज मेलाइटिस नहीं है, ये हमारे पास नॉर्मल इसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस है। क्योंकि उसने बच्चे को भी ग्लूकोज देनी होती है, उसने बच्चे को भी न्यूट्रिएंट्स देने होते हैं, इस वजह से प्रेग्नेंट फीमेल का जो ब्लड वॉल्यूम है ना, वो बढ़ जाता है। जब उसका ब्लड वॉल्यूम लेट्स सपोज अगर नॉर्मली 5.5 लीटर था, तो वो 6 लीटर हो जाता है। तो अगर ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो किडनी की तरफ भी ज्यादा ब्लड जाएगा। अगर किडनी की तरफ ज्यादा ब्लड जाएगा, तो बच्चों जीएफआर भी बढ़ेगा। और अगर सर जीएफआर बढ़ेगा, इंक्रीज जीएफआर विद इंक्रीज फिल्ट्रेशन ऑफ ऑल सब्सटेंसेस, तो सर जितनी सब्सटेंसेस है, चाहे वो ग्लूकोज है चाहे अमाइनो एसिड्स है, सबकी जो फिल्ट्रेशन है वो भी मेरे पास इंक्रीज होगी, इंक्लूडिंग द ग्लूकोज। ठीक है, द ग्लूकोज थ्रेशोल्ड अकर्स एट द लोअर प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन, ग्लूकोज एट नॉर्मल प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल्स। ठीक है जी। अब यहाँ पर बात बताने का मकसद क्या है? वो हमें ये कह रहे हैं कि सर प्रेग्नेंट फीमेल है, रीनल ब्लड फ्लो बढ़ा है, जीएफआर बढ़ा है,
और जीएफआर बढ़ने की वजह से उस फीमेल के अंदर जो थ्रेशोल्ड था ना, जो मैंने आपको बताया था कि यार 200 थ्रेशोल्ड है, 200 के बाद ग्लूकोज यूरिया स्टार्ट होता है। अब प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर बच्चों वो जो थ्रेशोल्ड होता है वो डिक्रीज हो जाता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यार वो थ्रेशोल्ड 160 के ऊपर आ जाता है, या मैं कहता हूँ कि 140 के ऊपर आ जाता है। अब ये जो ग्लूकोज यूरिया का थ्रेशोल्ड है प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर हाइपर फिल्ट्रेशन होने की वजह से ये बच्चों डिक्रीज हो जाता है। मतलब ना, अगर आपको सिंपल वर्डिंग के अंदर अगर आपको बताऊं ना, फिल्ट्रेशन बढ़ने की वजह से ना सर जो इसको ये भी कह रीअब्जॉर्प्शन होती है ना, सकते हैं कि थ्रेशोल्ड जल्दी अचीव हो जाता है। नहीं जल्दी अचीव नहीं हो सकता। मैं आपको ये चीज बताता हूँ, देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। हमारे पास होती है हाइपर फिल्ट्रेशन, मतलब फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा है। अगर फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा होगी ना, तो आपके पास जो रीअब्जॉर्प्शन का टाइम होता है ना, असल में वो रीअब्जॉर्प्शन का टाइम प्रॉपर नहीं होता जब भी आपके पास फिल्ट्रेशन बढ़ती है। इसकी मैं ना अक्सर एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ आपको। डॉक्टर दरियाब जाते हैं फिशिंग करने, ठीक है। अब फिशिंग अगर तो आप एक मतलब के स्मूथ केनाल के ऊपर, या जहां पर स्मूथ वे के अंदर जो पानी आपके पास क्रॉस हो रहा है, अगर वहां पर करोगे तो कोई ना कोई मछली फंस जाएगी जाल के अंदर। लेकिन अगर आप जाते हो आबशार के पास, अब आबशार के पास क्योंकि ब्लड का जो वाटर का फ्लो होता है वो बहुत तेज होता है, तो अगर डॉक्टर जरिया वहां पर जाके फिशिंग करेंगे तो ये खुद फिशिंग हो जाएंगे। समझ रहे हैं, क्योंकि वहां पर फ्लो बहुत तेज होता है। इसी तरह आप ये समझो कि जो मेरे पास प्रेग्नेंट फीमेल है, ज्यादा ब्लड गया, फिल्ट्रेशन ज्यादा हो गया, ज्यादा स्पीड के साथ ऊपर से जो यूरिन है ना, या जो फिल्ट्रेट है वो आ रहा होता है, इसलिए SGLT2 को क्या मौका ही नहीं मिलता उसको प्रॉपर्ली रीअब्सॉर्ब करने का। तो जो यूरिन होता है उसके अंदर क्या चला जाता है, ग्लूकोज चला जाता है। अब ये नहीं है कि भाई इसका जो ग्लूकोज है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, वो 370 या 350 तक पहुंच गई, इस वजह से इसको ग्लूकोज यूरिया हुआ है, या 200 को क्रॉस कर गई इस वजह से ग्लूकोज यूरिया हुआ है। इट्स नॉट लाइक दैट, देयर इज अ लेस टाइम फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज थ्रू द SGLT2 in the pregnant female because of the hyperfiltration or because of the increased speed of the filtrate molecules। तो उसको मौका नहीं मिलता रीअब्जॉर्प्शन का, ये हाइपर फिल्ट्रेशन की वजह से हमारे पास होता है। इसलिए ग्लूकोज यूरिया फीमेल्स के अंदर नॉर्मल होता है। और देखो ग्लूकोज यूरिया का हमें मसला नहीं होता फीमेल के अंदर, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम होती है ग्लूकोज यूरिया की फीमेल्स के अंदर। कैन यू टेल मी एनी ब्रिलियंट स्टूडेंट, जो प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर ग्लूकोज यूरिया होता है उसका मेन प्रॉब्लम क्या हो सकता है, बताएं जी। फीमेल को यूटीआई होगा बार बार। क्या बात है जी, माशाल्लाह। सर बिल्कुल आपने सही बताया है कि यहाँ पर फीमेल चूंकि उसके यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ रहे हैं, बैक्टीरिया ऑलवेज लव्स टू बाइंड विद द ग्लूकोज टू यूटिलाइज द ग्लूकोज फॉर देयर इंक्रीजिंग कॉलोनी। तो ग्लूकोज आएगा अगर यूरिन के अंदर, यूरिनी ब्लैडर के अंदर, यूरेटर के अंदर, यूरिथ्रा के अंदर, चूंकि फीमेल का यूरिथ्रा भी छोटा शॉर्ट होता है, इस वजह से वहां पर बैक्टीरिया क्या करता है, इजी कैचअप कर लेता है ग्लूकोज को और रिकरेंट इन्फेक्शन काज कर रहा होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ग्लूकोज यूरिया की वजह से जो मेन प्रॉब्लम है वो रिकरेंट यूटीआई है। आपने जरा रिकरेंट यूटीआई को सही से देख लेना है। ठीक हो गया। आगे आते हैं बच्चों, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर। कौन सी इनहिबिटर यार, इस ड्रग का काइंडली नाम ना भूलिएगा। ये जो ग्लिफ्लोजीन्स होती है ना, कैनाग्लिफ्लोजिन, डेपाग्लिफ्लोजिन, इम्पाग्लिफ्लोजिन, ये जो ग्लिफ्लोजिन ड्रग्स हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यूएसएमडी की एग्जाम के अंदर भी इसमें से एमसीक्यूज हैं, एनआरई के अंदर भी हैं। ग्लिफ्लोजिन से वैसे तो हमने को 10-12 क्लासेस पढ़नी है आपकी एंटी डायबिटिक ड्रग्स की, लेकिन उनमें से ये जो ग्लिफ्लोजिन है और उनमें से जो ग्लाइब्राइड्स वाली ड्रग्स हैं, उसके अलावा जो लीराग्लूटाइड वाली ड्रग्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनसे रिलेटेड साइड इफेक्ट्स मैकेनिज्म्स हैं, उनसे काफी ज्यादा एमसीक्यूज बनने का चांस होता है। तो बच्चों ग्लिफ्लोजिन अगर आपने नाम लिखना है, मैं एक धक्का लिख लेता हूँ, कैनाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन। इसके अलावा इम्पाग्लिफ्लोजिन भी है, डापाग्लिफ्लोजिन भी है। तो ये जो ग्लिफ्लोजिन बच्चों ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं, ये आपके SGLT2 इनहिबिटर्स होती हैं। ये SGLT2 को क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं। अगर आप SGLT2 को बच्चों इनहिबिट कर दोगे तो ग्लूकोज कहाँ पर जाएगी सर, यूरिन के अंदर। और अगर ग्लूकोज यूरिन के अंदर जाएगी तो फीमेल को क्या होगा, ग्लूकोज यूरिया। लेकिन अब ये ग्लूकोज यूरिया क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चों डायबिटिक पेशेंट होता है, हम उसको एंटी डायबिटिक ड्रग इम्पाग्लिफ्लोजिन देते हैं, ताकि जो ग्लूकोज है वो रीअब्जॉर्ब ना हो, वो यूरिन के अंदर चला जाए और ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो ग्लूकोज की अमाउंट है वो कम हो जाए। ठीक है, तो बाजू का फिजियोलॉजिकल ग्लूकोज यूरिया होता है और बाजू का पैथोलॉजिकल होता है, बाजू का हम खुद इंड्यूस करते हैं। सर एंड नाउ वी आर ग्लूकोज तो वैसे भी इंड्यूसिंग। जी जी, जा एक रहा होता है, क्वेश्चन, उनके यूरिन से पास हो रहा होता है, जब उनका थ्रेशोल्ड इंक्रीज होता है तो ये इनहिबिटर क्यों देते हैं, वैसे भी तो ग्लूकोज निकल। मेरे भाई जो सैचुरेशन हुई पड़ी है ना आपकी SGLT2 की,
वो हम सैचुरेशन भी खत्म कर देते हैं कि अगर मतलब कि लेट्स सपोज 160 है ना ग्लूकोज, तो मैं 160 के ऊपर भी क्या कर देता हूँ, ग्लूकोज यूरिया को बिगन कर देता हूँ। मैं 140 के ऊपर भी बिगन कर देता हूँ, क्योंकि वो जो ग्लूकोज यूरिया आपके पास होता है ना, वो 375 के ऊपर जाकर अचीव होता है। लेकिन मैं जो यहाँ पर खुद अचीव करवा रहा हूँ, मैं 140, मैं 120 के ऊपर भी अचीव करवा सकता हूँ। कि मेरे पास अगर ग्लूकोज पेशेंट की क्या है 120 है ना, या मतलब कि 200 है, मैंने यहाँ 180 की एग्जांपल ले लेते हैं हम, नॉर्मल कंसीडर 180 है, मैंने अब इसकी 180 भी आपको पता है इंक्रीज होती है, ग्लूकोज यूरिया, ये डायबिटीज मेलिटस का पेशेंट है। अब मैं क्या क्या करूंगा, SGLT2 को इनहिबिट कर दूंगा। जब SGLT2 को इनहिबिट करूंगा तो ये जो ग्लूकोज है ये आपके पास कहाँ पर जा रही होगी, यूरिन के अंदर जा रही होगी, क्योंकि नॉर्मली तो 180 के ऊपर आपके पास ग्लूकोज यूरिया नहीं ना होता, लेकिन मैं यहाँ पर खुद करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ, कैसे करवा रहा हूँ, SGLT2 को मैंने खुद इनहिबिट कर दिया, वो सैचुरेट नहीं हुआ, समझ रहे? तो अगर आप खुद करवाओगे तो वो 140, 160, 180 के ऊपर भी आपके पास इनहिबिट हो जाता है, वो ग्लूकोज यूरिया स्टार्ट हो जाता है। वो जो डायबिटीज मेलिटस वाला वो मैंने आपको बताया था, वो 200 या 300 के ऊपर जाकर होता है जी। सर जिस पेशेंट्स में हम ये ग्लूकोज यूरिया करवा रहे हैं तो उन पेशेंट्स में फिर ये कैनाग्लिफ्लोजीन के साथ कॉम्बिनेशन में कोई यूटीआई के अगेंस्ट भी कोई ड्रग देंगे यूटीआई से सर बचाने हम के उस लिए? सर हम उस फीमेल के अंदर प्रिवेंशन को काफी ज्यादा रिकमेंड करते हैं कि भाई आपने यूटीआई को सबसे पहले प्रिवेंशन करनी है आपने अच्छे से, जो यूटीआई की जितनी भी प्रिवेंशन होती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं कि आफ्टर एवरी 8 वीक्स और 12 वीक्स आपने भाई दोबारा क्लिनिक के अंदर आना है, ठीक है। अगर हमेशा देखो एंटीबायोटिक्स को कभी हम प्रोफिलैक्टिकली ज्यादातर नहीं हम देते होते, प्रोफिलैक्टिकली आपने ज्यादातर एंटीबायोटिक्स नहीं देनी। एंटीबायोटिक्स हम तब भी देते हैं भाई जब इन्फेक्शन चल रहा होता है, हमें पता है इस फीमेल के अंदर यूटीआई हो सकता है, तो इसलिए हमें उसको प्रिवेंशन करवा देनी है उस फीमेल के अंदर। और अगर इन केस अगर उसको यूटीआई होगा तो तब आपने उसको एंटीबायोटिक्स देनी है, ठीक है। लेकिन देखो अगर उस फीमेल के अंदर यूटीआई एक इन्फेक्शन है, डायबिटीज मेलिटस इज द क्रॉनिक डिजीज, डायबिटीज मेलिटस आपके पास ब्लाइंडनेस काज कर सकती है, हेमरेज काज कर सकती है, उसके बाद ब्रेन हेमरेज काज कर सकती है, उसके बाद डायबिटिक नेफ्रोपैथी काज कर सकती है। लेकिन यूटीआई एक इन्फेक्शन है, वो मैं एंटीबायोटिक से क्या कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ। इसलिए हम उस फीमेल को ये वाली ड्रग्स देते हैं ताकि उसको यूटीआई, तो अब देखो दूसरी बात ये भी होती है कि हर फीमेल के अंदर यूटीआई नहीं भी होता, साइड इफेक्ट है, किसी के अंदर आ जाते हैं किसी के अंदर नहीं आते, लेकिन आपने प्रिवेंशन हर बंदे को देनी है। हाँ उसके अलावा अगर यूटीआई हो जाता है तो फिर आपने एंटीबायोटिक्स देनी, ठीक है। ये 2-3 चीजें आपने हमेशा याद रखनी है, मेडिसिन का असूल है जी जी। आपने बोला कि डायबिटीज वाले पेशेंट में जो आंखों का मतलब इन्फेक्शन वगैरह आंखें खराब हो सकती हैं, उसके पीछे ये हम्म। कंसेप्ट है कि ग्लूकोज बैरियर को क्रॉस करेगा? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, उसके अंदर डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, उसके अंदर कॉन्सेप्ट टोटली चेंज है, वो नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइसेशन होती है। जब मैं आपको एंडोक्राइन के अंदर ये पढ़ाऊंगा, ये बड़ा मजे का टॉपिक है। हम अभी तो सिर्फ जनरल बातें डिस्कस करते हैं ना, कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी होगी, डायबिटिक आर्थ्रोपैथी होगी, डायबिटिक न्यूरोपैथी होगी, डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी, डायबिटिक हार्ट फेलियर हो गया, डायबिटिक थीरोसेक्लिरोसिस होगी, डायबिटिक स्किन डैमेज जैसे उन पेशेंट्स के अंदर हो जाती है। तो इनके पीछे जो मैकेनिज्म होता है वो नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन होती है। क्या कह रहे हैं आप, पूछे पूछे यार, चुप कर गए हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनका ना फिनोमिना चेंज होता है। मैं आपको एंडोक्राइन के अंदर बताऊंगा कि एक हमारे पास मैकेनिज्म होता है नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन, और उस ग्लाइकोसाइलेशन की वजह से आपका रेटिना भी डैमेज होता है, आपकी ये जो एफरंट और इफरंट आर्टरियोल्स हैं, आपके मेसेंजियल कैपिलरीज, मेसेंजियल स्पेसिस हैं, वो डैमेज होती हैं, आपकी न्यूरॉन्स डैमेज होती है, वो नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन की वजह से होती है, ठीक है। आगे आते हैं सर, और क्या चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ग्लूकोज यूरिया इज एन इंपॉर्टेंट क्लिनिकल क्लू टू द डायबिटीज मेलिटस, ठीक है सर, हमें पता है कि अगर फीमेल के अंदर मतलब कि बंदे के अंदर ग्लूकोज यूरिया है तो पेशेंट के अंदर डायबिटीज मेलिटस हो सकता है। वैसे आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट के अंदर ग्लूकोज यूरिया, क्या कोई मुझे बता सकता है? हाउ यू कम टू नो अबाउट दिस पेशेंट हैज द ग्लूकोज यूरिया? यूरिन अब टेस्ट करवाएंगे ना? पेशेंट आपके पास थोड़ा आएगा कि डॉक्टर साहब मैंने ग्लूकोज यूरिया हो यूरिन गया, टेस्ट करवा मैंने डायबिटीज हो गया, यूरिन टेस्ट करवाएंगे? सर यूरिन टेस्ट तो तब करवाएंगे ना जब किसी मसले के साथ पेशेंट आपके पास आएगा। सर फिर ब्लड वीडियो ना टेस्ट होता है करवाएंगे उनमें आएगा सर। भाई मैं ये कह रहा हूँ पेशेंट पहले किसी, अब आपको थोड़ा पता है
कि फ्लैट नंबर 3 के अंदर जो पेशेंट बैठा हुआ उसका मैंने ब्लड टेस्ट करवाना, उसका ग्लूकोज यूरिया हो सकता है या उसको डायबिटीज मेलाइटिस हो सकती है। भाई पेशेंट आपके पास किसी मसले के साथ आएगा ना, फिर मैं उसका ग्लूकोज यूरिया सस्पेक्ट करता हूँ। सर यूरिन स्वीट होता है इनका, कुछ स्मेल होगी इस तरह। यार पेशेंट आपको थोड़ा क्या बताएगा कि डॉक्टर साहब मेरे यूरिन में से बड़ी अच्छी स्मेल आती है। ग्लूकोज यूरिया वाला पेशेंट पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया इन सिम्टम के साथ आते हैं बच्चों। उसको बार बार पेशाब आ रहा होता है, वो आपको कहता है डॉक्टर साहब मैं रात को 10 दफा उठता हूँ यूरिनेशन के लिए, क्योंकि आपको पता यस है सर, कुछ अगर सिम्टम्स ग्लूकोज होंगे यूरिन, उसमें। हाँ जी, अगर ग्लूकोज यूरिन में जाएगा तो ग्लूकोज के पीछे वाटर भी जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन वाटर की भी कम हो जाएगी। सो द पेशेंट कम्स विद द सिम्टम्स ऑफ पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, इस तरह के सिम्टम के यस साथ पेशेंट आएगा। वो आपको बताएगा डॉक्टर साहब मैं बार बार पेशाब के लिए उठता हूँ, मैं बार बार मुझे प्यास लग जाती है, मेरा गला खुश्क हो जाता है। तो ये सिम्टम आपने काइंडली इसकी याद रखनी। आगे आते हैं बच्चों सेप्ले फिनोमिना। जब आपको ये सिम्टम बताएगा फिर आप सस्पेक्ट करोगे इनका देयर इज अ ग्लूकोज यूरिया, तो आप फिर उसका क्या करोगे, यूरिन एनालिसिस करोगे, यूरिन डिपस्टिक टेस्ट हम इसके लिए करते होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली। आगे आते हैं बच्चों स्प्ले फिनोमिना। अब स्प्ले फिनोमिना क्या है, सिंपल सी बात है, इसके अंदर पहले 200 के ऊपर सैचुरेशन होती है, फिर वो सडनली हमारे पास 370 के ऊपर चली जाती है, तो ये इसको हम स्प्ले फिनोमिना कहते हैं। मैं यहाँ पर डिफाइन से आपको बताता हूँ। सैचुरेशन फॉर द ग्लूकोज, बच्चों टीएम का मतलब होता है सैचुरेशन ऑफ ग्लूकोज। टीएम क्या है, सैचुरेशन। Saturation for glucose is reached gradually rather than sharply due to the heterogeneity of the nephrons. Different saturating points represented by the portion of the titration curve between the threshold and the saturation. यहाँ पर ना आपने एक ही चीज को देखना है जो मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, वो आपके पास है ये सेप्ले फिनोमिना, ये मैंने रेड कलर से ड्रा किया। अब इसके दरमियान के अंदर ये जहां पर सप्ले लिखा हुआ है ना, जहां से इसकी डेविएशन हुई है, ये नीचे वाली रेड की डेविएशन, वो असल में ये आपको ये डेविएशन बता रहा है कि यार ये हमारे पास वो कह रहे हैं कि जो इसको नॉर्मली तो उसको ना शार्पली डेविएट हो जाना चाहिए था, कि लेट्स सपोज मैंने आपको बताया था ना कि 200 के ऊपर जाकर ना थ्रेशोल्ड अचीव होता है, आपको ग्लूकोज यूरिया हो जाता है 200। एक मिनट सर मुझे कंसेप्ट बताने दे फिर आप क्वेश्चन किया करें। 200 के ऊपर क्या होता है जी, 200 के ऊपर सर सैचुरेशन स्टार्ट हो जाती है और 200 के ऊपर ग्लूकोज यूरिया स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बच्चों साथ कॉन्सेप्ट ये होता है कि अब देखो अगर 200 के ऊपर अगर हमारे पास ग्लूकोज यूरिया होता तो उसमें सारी नेफ्रॉन्स का ग्लूकोज यूरिया वो 200 के ऊपर हो जाना था, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो हमारे पास मिलियंस ऑफ हमारे पास 1 मिलियन न्यूरॉन्स है ना, और नेफ्रॉन्स हैं, और उन नेफ्रॉन्स के अंदर डिफरेंट ट्रांसपोर्टर्स हैं। तो बच्चों ये जो आपकी नेफ्रॉन्स के ये जो ट्रांसपोर्टर्स है ना, ये ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, डिफरेंट वेरिएशन के हिसाब से रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। काइंडली देखिएगा, लेट्स सपोज ये मेरे पास ए, ये मेरे पास बी, ये मेरे पास सी सेल है आपकी पीसीटी का। अब जो सेल ए है ना, ये कहता है कि यार जब 200 ग्लूकोज होती है ना तो मैं सैचुरेट हो जाता हूँ। ये क्या होता है, 200 ग्लूकोज की अमाउंट जब इंक्रीज होती है 200 तक जब वो अचीव होती है तो ये क्या करता है, ये सैचुरेट हो जाता है। लेकिन जो बी वाला है ना, बी वाला कहता है नहीं यार मैं थोड़ा सा ढीठ हूँ, मैं जब इसकी अमाउंट 300 होती है ना तो मैं तब क्या होता हूँ, सैचुरेट होता हूँ प्रॉपरली। इसी तरह जो सी है, सी सबसे ज्यादा ढीठ है, वो क्या कहता है कि यार जब ग्लूकोज की अमाउंट 350 होती है ना तो मैं तब सैचुरेट होता हूँ, कंप्लीटली तब सैचुरेट होता हूँ। तो अब देखो एक ही मेरे पास किडनी है, उसकी एक ही मतलब कि डिफरेंट नेफ्रॉन्स है, उन नेफ्रॉन के अंदर जो पीसीटी है, उस पीसीटी के जो डिफरेंट सेल्स हैं वो डिफरेंट रेंजेस ऑफ द ग्लूकोज के ऊपर सैचुरेट हो रहे हैं। कोई 200 के ऊपर हो रहे हैं, कोई 300 के ऊपर हो रहे हैं, कोई 350 के ऊपर हो रहा है। लेकिन बच्चों 375 के ऊपर क्या है, जाकर सारी हो जाती हैं। इसलिए हमने वर्ड यूज किया है हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी का मतलब होता है डिफरेंट, के मतलब से ये जो मेरे पास डिफरेंट सेल्स हैं इनकी जो सैचुरेशन की रेंज है वो डिफरेंट है, कोई 200 पे सैचुरेट है, कोई 300 पे, कोई 350 के ऊपर जाके सैचुरेट होता है। तो इसीलिए चूंकि मेरे पास ये जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है ये वाला, ये उसी सैचुरेशन को बता रहा होता है कि भाई मेरे पास 150 के ऊपर गया तो ग्राफ स्ट्रेट था, जैसे मेरे पास 200 के अराउंड भी, ये देखो 200 के ऊपर तक भी स्ट्रेट था, लेकिन 200 के बाद जाएगा ना तो ये सडनली क्या हो जाता है,
ये मेरे पास रीअब्जॉर्प्शन की तरफ चला जाता, मतलब अब रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज है। ये देखो अब रीअब्जॉर्प्शन मजीद नहीं हो रही, अगर मजीद होती तो हमने ऊपर की तरफ जाना था, अब रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। तो लेकिन ये रीअब्जॉर्प्शन का जो ग्राफ वेरी कर रहा है, जिसको हम सप्ले फिनोमेना कह रहे हैं, वो ये है कि सर जो नेफ्रॉन्स हैं, जो उनके डिफरेंट सेल्स हैं, वो डिफरेंट रेंजेस के ऊपर क्या करते हैं, अपनी सैचुरेशन को शो करते हैं, जिसकी वजह से आपको ये डेविएशन यहाँ पर नजर आती है। ठीक है, सिंपल सा। अब आपको ये लाइन समझ आएगी। सैचुरेशन फॉर द ग्लूकोज इज रीच्ड ग्रेजुअली, देखो ना कह रहा है ग्रेजुअली इसकी सैचुरेशन हमें अचीव हो रही है। 200 से स्टार्ट हुई, 375 के ऊपर जाकर हमें इसकी कंप्लीट सैचुरेशन जो है ना वो अचीव हुई है। तो ये जो हमारे पास इतनी ज्यादा वेरिएशन आ रही है, इसका रीजन क्या है? ड्यू टू द हेट्रोजेनिटी ऑफ द नेफ्रॉन के साथ, जो नेफ्रॉन की हेट्रोजेनिटी है ना, मतलब डिफरेंट जो सेल्स हैं वो डिफरेंट रेंजेस के ऊपर सैचुरेट होते हैं, इस वजह से मुझे इनके अंदर क्या है, ये डेविएशन नजर आती है, जिसको हम सप्ले फिनोमेना कहते हैं। ये सिर्फ इसके अंदर क्या है, पीछे थोड़ी सी रॉकेट साइंस होती है। क्या होता है सप्ले फिनोमेना? डिफरेंट नेफ्रॉन के जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट रेंजेस ऑफ द ग्लूकोज के ऊपर क्या होते हैं, सैचुरेट होते हैं। और वो रेंज क्या है, 200 से लेकर 375 रेंज होती है। ठीक है, तो ये चीज आपने क्या रखनी बच्चों यहाँ पर याद रखनी है। ये था हमारा ऊपर वाला कैलकुलेशन ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन सेक्रेशन ग्लूकोज क्लियरेंस। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता। यहाँ फिजियो में से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या इसकी फिजियो को वो आपकी मेडिसिन के अंदर अप्लाई करके पूछ लेंगे। और जो मैंने आपको रेंजेस बताई हैं, 120 वाली, 200 वाली, 375 वाली, उसके अलावा जो आपको ड्रग्स बताई हैं, उसके अलावा जो हमने मतलब सप्ले फिनोमेना पढ़ा है, ये सारी चीजें आपकी क्या रखनी है, यहाँ पर याद रखनी है। सो दैट्स अबाउट टुडे लेक्चर। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।